नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की ये चौथी क्लास है हमारी और अब तक हम 3 क्लासों में ये पढ़ चुके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश और उसके बाद बलबन। आफ्टर दैट हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा और आज की ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, जहां हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक, आर्थिक और सैनिक सुधार, जहां ये प्रश्न 100% पेपर में आता ही आता है। जहां हमने लास्ट क्लास में ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण का पूरी की पूरी हिम्मत, सैन्य शक्ति और वीरता के साथ सामना किया, और ना सिर्फ सामना किया बल्कि उन आक्रमणों को उसने जीता भी। आज की इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक, आर्थिक और सैनिक सुधारों की बात करेंगे। तो यदि आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। आशा है आपको ये सीरीज़ बहुत ही पसंद आ रही होगी और साथ ही साथ समझ में भी आ रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी केवल एक विस्तारवादी शासक नहीं था, यानी कि एक ऐसा शासक नहीं था जो सेना के दम पर केवल और केवल साम्राज्य को जीतना चाहता हो। उसने पता है क्या करा, उसने देखा कि उसका प्रशासन जो है वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति डामाडोल है। ऐसे में उसने सोचा कि मैं प्रशासन को अच्छे से चलाऊं और उसके लिए एक अच्छी सेना की व्यवस्था करूं। इसके साथ साथ अगर मुझे अर्थव्यवस्था अच्छी करनी है तो मुझे बाजार पर नियंत्रण करना होगा। तो उसने सबसे पहले एक घोषणा करी कि मैं नहीं जानता कि मेरे बनाए गए कानून इस्लाम धर्म के हिसाब से हैं या नहीं हैं, लेकिन जो भी कुछ मुझे राज्य की भलाई के लिए लगेगा मैं उन सबको अच्छा करूँगा, और चाहे वो धर्म के खिलाफ हो। यानी कि धर्म की राजनीति से दूर रहना चाहता था और प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार करना चाहता था, क्योंकि धर्म जब प्रशासन के क्षेत्र में आता है ना तो प्रशासन को रोक देता है, धर्म किसी भी क्षेत्र में आता है ना तो वो चीज़ को ही रोक देता है। तो इसीलिए ना एक शिक्षित समाज मानवता की बात करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छा शासक था, वो बहुत ही क्रूर, वहशी और अत्याचारी शासक था, लेकिन प्रशासन में उसने बहुत सारी चीज़ें ठीक करी जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये पता था कि जो उसके अमीर और शक्तिशाली सरदार हैं ये कभी भी ना क्या कर सकते हैं, उसके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, हो सकता है वो कभी विद्रोह कर दें। तो ऐसे में उसे ये भी पता था कि जो अमीर हैं ये अगर एक साथ ना बैठें तो ये कोई ऐसी योजना ही नहीं बना सकते कि जो उसके खिलाफ हो। तो उसने सबसे पहले ये आदेश दिया कि कोई भी अमीर यानी कोई भी बड़ा सरदार एक साथ बैठकर शराब नहीं पिएगा, एक दूसरे के घर नहीं जाएगा, और इसके साथ साथ अगर कोई वैवाहिक संबंध भी स्थापित करेगा तो पहले वो मुझसे आज्ञा लेगा, यानी कि बिना राजा की आज्ञा के कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। कोई बड़ा अमीर, यानी कि अमीर का मतलब यहाँ पे बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े सेनापति हैं, ये कोई बंदा किसी के घर नहीं जाएगा, एक साथ शराब नहीं पियेंगे, क्योंकि जब ये लोग एक साथ होते हैं तभी इनके मन में ये खूंखार नीतियाँ चालू होती हैं कि हम सब मिलकर शासन करें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले यही सोचा कि कोई विद्रोह ना हो जाए। इस विद्रोह को दूर करने के लिए उसने सारे सरदारों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग क्षेत्रों की कमान सौंपी और साथ साथ उन्हें एक साथ मिलने पर रोक लगा दी। अब देखिए, प्रशासन व्यवस्था में जो उसने सुधार किए, उसका सबसे पहला सुधार ये था कि उसने न्याय व्यवस्था को फिर से मजबूत किया, नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। उसने इस बात की पूरी कोशिश करी कि सबके साथ समान न्याय हो। अपराधों में दबाने के लिए उसने अपराधियों को कड़े दंड दिए ताकि अपराधी कभी भी दोबारा अपराध ना करें। उसने अपना जो गुप्तचर विभाग था, पुलिस विभाग था और डाक विभाग था, इन सबको फिर से मजबूत किया। सैनिक सुधारों की बात की जाए तो अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों की भर्ती सीधे प्रशासन के द्वारा शुरू करी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनको नगद वेतन दिया गया। देखो, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे शासक अपनी सेना को वेतन नहीं देते थे, बल्कि वो कहते थे युद्ध लड़ो, युद्ध में जितना माल लूटोगे वो तुम्हारा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने लेकिन क्या करा, एक स्थायी सेना की स्थापना करी, क्योंकि उसे पता था किसी भी शासन को चलाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, हमें एक स्थायी सेना की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सेना को स्थायी करा, उन्हें नगद वेतन दिया, और उसने एक प्रथा चलाई घोड़ों के दागने की। तो देखो, घोड़ों के ऊपर क्या करते थे, गर्म सरिया से या किसी भी चीज़ से एक दाग लगा देते थे ताकि घोड़ों की पहचान हो सके, उन्हें युद्ध के समय बदला ना जा सके। इसके अलावा सैनिकों की कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए उनकी ट्रेन रखने के लिए समय समय पर जांच की जाती थी, और सैनिकों के हुलिया भी दर्ज किया जाता था ताकि युद्ध के समय हमें यह पता रहे कि हमारे सैनिक हैं या किसी और के सैनिक हैं। इसके अलावा सेना जब तक काम करती है जब तक सेना आर्थिक रूप से संतुष्ट होती है। जिस सेना को पैसा ना मिले ना वो सेना बगावत कर देती है। ये बात कौन जानता था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अपने खजाने से इतनी विशाल सेना को नगद वेतन कैसे दे? तो उसने सोचा कि मैं ज़्यादा वेतन नहीं दे सकता, तो मैं एक काम तो कर सकता हूँ, सामान तो सस्ता कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, हमें ज़्यादा वेतन की जरूरत कब पड़ेगी भाई? हमें ज़्यादा वेतन की जरूरत जब पड़ेगी जब महंगाई ज़्यादा हो, लेकिन हर चीज़ सस्ती मिल रही हो। हमारे को जितना वेतन दिया जा रहा है उसमें से कुछ चीज़ें बच जा रही हो तो हमें चीज़ें महंगी लगेंगी नहीं, हमें वो वेतन भी अच्छा लगेगा।
तो इसने पता है क्या करा, बाजार में नियंत्रण कर दिया, इसने कीमतों में नियंत्रण कर दिया, कीमतों को बहुत सस्ता कर दिया ताकि सैनिकों को कम वेतन में सामान मिले, कम वेतन में जीवन यापन की सुविधा हो पाए, जिसकी वजह से कभी भी सेना क्या करे, विद्रोह ना करे। तो इसलिए उसने अपनी सेना को संतुष्ट करने के लिए सबसे पहली नीति तो ये बनाई, उन्हें नगद वेतन दिया। और इसके साथ साथ वेतन ज़्यादा तो नहीं दे पाया वो, तो इसलिए उसने बाजार में कीमत पर नियंत्रण स्थापित कर दिया सामान की, जो कि आगे चैप्टर में बताया भी जाएगा। इसके अलावा उसके वित्त संबंधी सुधार क्या थे, यानी कि बजट से रिलेटेड क्या सुधार थे। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी या फिर प्राचीन काल के जितने भी राजा थे, उनकी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था भूमि। संपत्ति से कर लेते थे, जितना भी इसके साथ साथ जो पैदावार होती थी उस पैदावार से लगान लेते थे। इसके अलावा आने जाने पर जो कर लगाते थे वो अलग होता था। तो इसने पता है क्या करा, भूमि कर में वृद्धि कर दी। इसने ये कहा कि कुल पैदावार के 50% राजस्व लगा दिया, यानी कि जितनी पैदावार होगी उस पर 50% इसने टैक्स लगा दिया कि वो 50% मुझे दिया जाएगा। इसने भूमि को नपाई शुरू कर दी, भूमि की पैमाइश की। पैदावार का 50% किसान अगर राजा को देगा तो ये तो बोझ ही है, क्योंकि केवल यही टैक्स थोड़ी देना है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्स हैं जो उसे देना है। तो खिलजी तो ये सोच रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसानों से लूट लूँ, किसान तो बेचारा हमेशा ही प्रताड़ित किया गया है। इसके अलावा उसने ना खर्च पूरा करने के लिए किसानों पर कर का भार इस तरह बढ़ा दिया कि किसानों के लिए कर देना आसान नहीं था। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने जो गांव के मुखिया थे, पहले गांव के प्रधान थे, इन सब के अधिकार छीन लिए ताकि कोई भी मुखिया, कोई भी सरदार ताकतवर ना हो जाए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से पहले जो पंचायत होती थी, ये जो मुखियाएं होते थे, इनकी भूमि क्या थी, कर मुक्ति, यानी कि उनकी भूमि पर टैक्स नहीं लगता था। अलाउद्दीन खिलजी के काल से पहले सारी भूमि कर मुक्त थी। यही नहीं, उनको वसूली के लिए भी मेहनताना मिलता था, यानी कि ये जो मुखिया थे, ये जब कर की वसूली करते थे इसके लिए भी इन्हें वेतन मिलता था। इसलिए वर्ग बहुत समृद्धशाली था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई अब तुम भी भूमि पर टैक्स दोगे, और इसके अलावा जो तुम शुल्क वगैरह लोगे ना, उसके लिए भी हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। यानी कि एक तरीके से इन मुखियाओं की पूरी पूरी शक्ति इन्होंने छीन ली। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने हाउस टैक्स लगाया, भाई गृह कर। चरने वाले पशुओं के ऊपर भी कर लगा दिया, जिसे घरी और चरी कहा जाता था। दूध देने वाले जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सब पर भी टैक्स लगा दिया। अब आप कहोगे जानवर थोड़ी टैक्स देंगे, इन जानवरों को मालिक टैक्स देगा। हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया जाता था भाई, यानी गैर मुस्लिम लोगों को जजिया कर देंगे, मंदिरों में जाने के लिए तीर्थ यात्रा कर देंगे। इतना ही नहीं, एक और खम्स था, यह कर सिपाहियों द्वारा युद्ध में लूटे गए धन से था। सिपाही जितना भी युद्ध में धन लूटेगा वो उसका 5वां हिस्सा किसको देगा, अलाउद्दीन खिलजी को। और एक और टैक्स लगाया गया जकात, ये सारे मुसलमानों पर था। जकात का मतलब होता है कि दिन भर में आप एक बार जरूर पैसा दान में दोगे, हालांकि ये महीने के हिसाब से था। आगे है राजस्व विभाग। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, अपनी कमाई करने के लिए दुनिया भर के टैक्स थोप दिए, चाहे किसान हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जो पशुपालक हैं वो हो, और चाहे सेना भी लूट कर लाए चाहे वो हो, और मुसलमान भी हों। हर किसी को उसने अपने टैक्स सिस्टम में रखा और सबसे उसने टैक्स की वसूली दबाकर करी। अगला जो उसका सुधार था वो था राजस्व विभाग, यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट। तो राजस्व विभाग को चलाने के लिए हमें पता है बहुत सारे अधिकारी हमें चाहिए, तो ऐसे ही बहुत सारे अधिकारियों का निर्माण करता है, उनको उनके विभाग देता है। जैसे पटवारी गांव में भूमि संबंधी सारे रिकॉर्ड रखेगा, आमिल भूमि की पैमाइश करेगा, और करों की वसूली भी जो करेगा उसे भी आमिल कहा जाएगा। इसके अलावा एक और अधिकारी होगा जिसका नाम होगा कारकुन क्लर्क का काम करेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी राजस्व प्रणाली शुरू करी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने ये कदम उठाए वो आसानी से स्थापित नहीं हो गए, उनमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। कई बार बहुत सारा पैसा वसूली नहीं हो पाता था। इसके अलावा कर्मचारी कई बार रिश्वत ले लेते थे, ज़बरदस्ती पैसा वसूल लेते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन सब चीज़ों को समाप्त करने का निश्चय लिया। उसने एक नए विभाग की स्थापना करी, और उसने पता है क्या कहा कि जो भी बंदा हिसाब में अगर गड़बड़ी करेगा ना, जो भी बंदा रिश्वत लेगा, उसे कड़ा दंड दिया उसने। इतनी ज़्यादा दहशत हो गई अलाउद्दीन खिलजी की कि जो बंदे राजस्व विभाग में नौकरी करते थे ना, उनकी शादी नहीं होती थी। लोग अपनी बेटी देने से घबराते थे कि अगर इस बंदे ने भ्रष्टाचार किया तो पता क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी उसे मरवा देगा, तो इसलिए इसे भैया अपनी बेटी मत दो। तो ये खौफ था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। बाजार पर नियंत्रण उसने कैसे करा, भाई अलाउद्दीन खिलजी ने कहा माल सस्ता बिकेगा, लेकिन कोई बंदा माल महंगा बिका रहा तो फिर क्या होगा, तो इसके लिए भी वो अधिकारी रखेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था बाजार नियंत्रण। इस व्यवस्था का उसने मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए और दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के लिए लागू किया था। यह योजना हालांकि उसने सैनिकों के लिए बनाई थी, लेकिन जनता को भी इसका लाभ मिल रहा था। चीज़ें सस्ती होंगी तो सबके लिए लाभ होगा। तो उसका सबसे पहला कार्य था कि जितने भी खाद्यान्न हैं, यानी गेहूं, चावल जैसी जो फसलें हैं, इन सब का उसने मूल्य निर्धारण कर दिया।
और ये भी कहा कि जो मूल्य एक बार निर्धारित हो गया है ना, उसमें आप रद्दो बदल यानी कि कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जो बंदा नियम नहीं पालन करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। गेहूं का दाम 7.5 जीतल प्रतिमान निर्धारित कर दिया गया। अब ये जीतल क्या होता था भाई? तो जीतल तांबे का एक छोटा सिक्का होता था। तो इसी प्रकार शक्कर, मिठाई, फल और जितने भी खाद्यान्न खाने की चीज़ें थी, इन सब के मूल्य निर्धारित कर दिए गए, जैसा कि जियाउद्दीन वर्नी ने कहा भी है। और जियाउद्दीन वर्नी ने यह कहा है कि इसके शासनकाल में किसी भी चीज़ खाने की चीज़ों का अकाल नहीं पड़ा। अनाज मंडी के लिए उसने क्या उपाय करे? तो मूल्य नियंत्रण के नियम लागू होने के बाद इसने क्या करा, जितना भी माल अनाज मंडी में बिकता था उन पर भी नियंत्रण कर दिया। अनाज मंडी में ना दो प्रकार के व्यापारी होते थे, एक तो जिनकी दुकानें फिक्स होती थी और एक जो बंजारे होते थे, गाँव से सामान लाकर यहाँ बेचते थे। तो बंजारे अनाज को दुकानदारों को या जनता को बेचते थे। तो ऐसे में इसने अनाज मंडी का एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जिसका नाम था मलिक काबूल। इसने ऐसे बंजारी नेताओं को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वो अनाज को बराबर बाजार लाते रहें, यानी कि आम जनता को ना बेचें, सीधे बाजार में लाकर सामान बेचें। इन व्यापारियों को कम दाम पर अनाज मिलने की कठिनाई को दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, बड़े पैमाने पर हाकिमों और स्थानीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि जब फसल तैयार हो जाए ना, तो फसल सीधे जाके किसानों से खरीद लें, क्योंकि वो बेचारे क्या करते हैं, यहाँ तक फसल ला ही नहीं पाते, तो इसलिए उनके गोदाम की व्यवस्था भी इसने करी। इसके अलावा इसने ये भी देखा कि कहीं अकाल पड़ गया, और अगर अकाल पड़ गया तो ऐसा ना हो कि स्टॉक मार्केटिंग हो जाए, सारी चीज़ें क्या कर दें, लोग बाग स्टॉक कर लें और उसके बाद ब्लैक करें। तो इसने क्या करा, बड़े पैमाने पर गोदाम स्थापित किया और सारी इसने क्या करी, फसलें अपने पास रखता था, ताकि अकाल वगैरह हो जाए तो भी दाम ना बढ़े, क्योंकि अकाल वगैरह आता है तो बहुत सारे लोग अपना गोदाम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर महंगा महंगा बेचते हैं। तो ये इतना सुधारवादी था, इतना दूरदर्शी था। इसके बाद नंबर आते हैं वस्त्रों की। अन्न के बाद मूल्य निर्धारण की दूसरी चीज़ होती है वस्त्र, क्योंकि इंसान की दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले रोटी की व्यवस्था करता है, फिर वो करता है कपड़े की व्यवस्था। तो इतिहासकार बर्नी बताता है कि रेशम, सूती कपड़े, तरह तरह की किस्म थी, और इन सबकी एक लिस्ट जारी करता है अलाउद्दीन खिलजी और सबके मूल्य निर्धारित कर देता है, ये कपड़ा इस रेट बिकेगा, ये कपड़ा इस रेट बिकेगा, इस कपड़ा इस रेट बिकेगा। कपड़ों के मूल्य निश्चित करने में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कपड़े के व्यापारी मुल्तान से आते थे, देवगिरी से आते थे। तो नई व्यवस्था लागू होने से कपड़े के व्यापारी संकट में पड़ गए। तो ऐसे में वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया। उन्हें बहुत सारा धन भी दिया गया एडवांस के रूप में। उन्हें दिल्ली में रहने के लिए मकान भी दिए गए ताकि वो अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकें। लोग दिल्ली में कीमती कपड़े, विशेषकर रेशमी कपड़े, निर्धारित दामों पर खरीद लेते थे, फिर राजधानी के बाहर ऊंचे दामों पर बेचते थे। तो जब सुल्तान को ये बात पता चली, अच्छा सस्ते दामों पर खरीदोगे, बाहर महंगे दामों पर बेचोगे, तो उसने परमिट जारी कर दी कीमती चीज़ों को खरीदने के लिए, कि हर कोई बंदा अब कीमती चीज़ें नहीं खरीद सकता। तो देखिए, भ्रष्टाचारी तो हर जगह भ्रष्टाचार का अपना तरीका निपटा ही लेते हैं। इसके अलावा उसने अनाज मंडी, कपड़ा मंडी के अलावा अन्य मंडियाँ भी थी जहाँ पशु बिकते थे, दास बिकते थे, भिन्न भिन्न चीज़ें बिकती थी अलग अलग कीमतों पर। घोड़े, गाय, बैल और दासों की बिक्री को नियमित करने के लिए भी उसने नियम बनाए, यानी कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दलालों और उन सभी व्यक्तियों को जो खरीदने और बेचने के बीच में काम करते थे, उन सबको कठोर दंड दिए। इसके अलावा उसने जूते, कंघे, सुई आदि के दामों को भी निर्धारित कर दिया। बाजारों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, क्योंकि जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो तो बिना अधिकारियों की देखरेख में तो नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो उस पर नज़र रखने के लिए प्रशासनिक वर्ग तो होना ही चाहिए। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर क्या करेगा, अधिकारियों का निर्माण करेगा। कह रहा इतनी बड़ी व्यवस्था बिना किसी अधिकारियों के तो चलाई जा ही नहीं सकती। ऐसे में बड़े बड़े विश्वास पात्र बंदों को रखेगा, जैसे कि मलिक काफूर, मलिक याकूत, जो कि अनाज और कपड़े के बाजारों के अधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे जिनका काम था सूचना लाना, और अगर कोई बंदा गलत काम करता था, गलत रिपोर्ट देता था, तो उन सबको कठोर कठोर दंड दिए जाते थे। इसके अलावा उसने दुकानदारों पर भी नियंत्रण रखा, क्योंकि बाजार व्यवस्था को कंट्रोल रखने के लिए जरूरी था कि अलाउद्दीन खिलजी दुकानदारों को से सहयोग मिले। बिना दुकानदारों के सहयोग से बाजार व्यवस्था चलाई ही नहीं जा सकती, यानी कि सरकार आदेश दे रही है और दुकानदार फॉलो ही नहीं कर रहा। और ये समस्या देखिए आज भी बनी हुई है, नियम तो बन जाते हैं लेकिन उनको फॉलो करवाने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, उसने उन दुकानदारों की पहचान करी, उन्हें कड़े कड़े दंड सुनाए जो गलत काम करते थे। इसके अलावा वो कई बार ना ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए छोटे छोटे गुलाम बच्चों को भेज देता था कुछ सिक्के लेकर, कि जाओ सामान खरीदो। तो अगर दुकानदार उन्हें महंगा देता था तो वो दुकानदार की तो शामत आ गई, लेकिन अगर दुकानदार ईमानदार है तो उसे क्या करा जाएगा, प्रोत्साहित भी दिया जाएगा। ये बताता है यहाँ पर कि अगर जो बंदा जितना कम सामान तोलता था उसके शरीर से फिर उतना मांस काट लिया जाता था, कि तूने इतना कम सामान तोला है बच्चा समझ के इसे, तो उसके शरीर से उतना ही ग्राम मांस काट लिया जाता था।
तो ऐसे भयानक दंड दिए जाते थे ताकि सही बंदे ढंग से काम करें। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो ये बाजार नियंत्रण था, इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि लूट पर अंकुश लगा, दिल्ली के साधारण निवासियों को राहत मिली, सरकारी कर्मचारी, सिपाही, अन्य लोगों को राहत जरूर मिली क्योंकि चीज़ें सस्ती हो गई। लेकिन जब चीज़ें सस्ती होंगी ना तो मंदी भी आ जाती है। कह रहा मध्यकाल में मूल्य इतने बढ़ जाते थे कि आम आदमी को भूखा रहना पड़ता था। अकाल पड़ने के समय तो हजारों लोग मर जाते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की यही खासियत है कि उसने मूल्यों को नहीं बढ़ने दिया। सरकारी गोदामों से लोगों को राशन में अनाज दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि इतनी बड़ी आर्थिक नीति कभी किसी सुल्तान ने चलाई ही नहीं। अनाज और जीवन संबंधी अन्य सामग्रियों का सस्ता होना एक बहुत बड़ी विचित्र बात थी। वर्षा हो या ना हो, सामान उसी कीमत पर मिलता था। खैर ये कहना कठिन है कि ये जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली केवल राजधानी में लागू थी या और जगहों पर भी उसने किया। हो सकता है कि सेना के साथ जो दुकानदार और व्यापारी चलते हों, निर्धारित मूल्यों पर उन्हीं ही चीज़ बेचते हों। तो इसके बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है सिर्फ ये जो सेना के लिए दुकानदार थे, जैसे आज भी सेना के लिए अलग से कैंटीन्स हैं, तो क्या अब तक ये व्यापारी अलग हों? साधारण जीवन में जो रहने वाली जरूरी चीज़ें थीं उनका सस्तापन होना एक महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि आम लोग अगर खुशहाल होंगे तो आम लोग विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि जनता को इतनी सस्ती चीज़ें होने पर भी लोगों में खरीदने की क्षमता नहीं थी। तो मतलब इतना ज़्यादा जनता को लूटा जाता था, इतना ज़्यादा उनसे टैक्स लिया जाता था कि जनता उन सस्ते चीज़ों को भी नहीं खरीद पाती थी। इसलिए जनता हमेशा गरीब ही रही। तो इससे ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीतियाँ थी वो सिर्फ सेना और राजनीति को मजबूत करना चाहता था, आम जनता से उसे लेने देना नहीं था। खैर कुछ भी कहा जाए, अलाउद्दीन खिलजी एक उच्च कोटि का प्रशासक था और आने वाले काल में बहुत सारे शासकों ने उसकी जैसी नीतियों को कॉपी करके अपने शासन में चलाया। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार बताइए, तो आई होप सो आप अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार बताओगे। आप बताओगे किस प्रकार से उनने अनाज बाजार मंडी पर नियंत्रण किया, कपड़ा किराना बाजार, घोड़े दास मवेशी सभी चीज़ों के लगभग व्यापार पर उसने क्या करा, नियंत्रण किया, ताकि किसी भी चीज़ के मूल्य ना बढ़ पाए। इसलिए उसने अधिकारियों की भी नियुक्ति की। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। चैप्टर ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, लगभग 50 पेज का चैप्टर है, इसलिए एक ही वीडियो में कवर नहीं करवा सकते इसे हम। तो इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि आप एक क्वेश्चन पढ़ें तो वो पूरा समझ में आ जाए। तो आशा ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी। आगे हम तुगलक काल की बात करेंगे जो कि नेक्स्ट पार्ट में होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।